गुड मॉर्निंग टू ऑल। जीएसटी फास्ट ट्रैक बैच में, बूस्टर बैच में आज हम तीसरी क्लास करेंगे, थर्ड लेक्चर। लास्ट के 2 लेक्चर उम्मीद करता हूं कि बढ़िया रहा होगा आप लोगों के लिए और आप मेरी बात को मान रहे होंगे और रिवाइज कर रहे होंगे, मतलब याद कर रहे होंगे। प्रोविजन, चलिए प्रोविजन एक बार फिर से देख लेते हैं हम। सेक्शन एक तो हमने गुड्स की परिभाषा समझी थी और सर्विस की परिभाषा, ये 2 हमने डेफिनेशन समझा था। सर बाकी भी तो बहुत सारे डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन को आप एप्रोप्रिएट चैप्टर के साथ कवर करते हो। जो भी चैप्टर जहां भी उसकी जरूरत होगी उसको हम कवर करते हैं। यहां हमने लिया गुड्स और यहां लिया हमने सर्विस। इसके बाद हम सप्लाई के डेफिनेशन में आ गए थे, सेक्शन 7, सेक्शन 7(1)(7)(2) और सेक्शन 7(1) के ही वजह से सेक्शन 7(1)(a) हम पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम सिर्फ 7(1) में चल रहे थे। 7(1) में क्लॉज ए, क्लॉज AA, B, C। क्लॉज ए हमने कर लिया था जिसमें ट्रांजैक्शंस मेंशन है, सेल है, एक्सचेंज है, ट्रांसफर है, बार्टर है, रेंट है, लीज, लाइसेंस, डिस्पोजल, गुड्स और सर्विस के रिस्पेक्ट में अगर वो बिजनेस और कंसिडरेशन के साथ हो तो सप्लाई माना जाएगा। AA कहता था कि क्लब और मेंबर के बीच में होने वाले ट्रांजैक्शन गुड्स और सर्विस को लेकर सप्लाई माने जाएंगे। B कहता था इंपोर्ट ऑफ सर्विस, सर्विस का इंपोर्टेशन, इंपोर्ट ऑफ सर्विस अगर कंसिडरेशन के लिए है तो भले ही बिजनेस ना हो वो सप्लाई माना जाएगा। और इसमें हमने देखा था कि रिवर्स चार्ज, फॉरवर्ड चार्ज का भी प्रोविजन लगता है, जिसको हम सेक्शन 9 में और डिटेल में समझेंगे। C कहता है कि कुछ ट्रांजैक्शन, C कहता है कि कुछ ट्रांजैक्शन हमारे लिए सप्लाई डीम्ड कर लिया जाएगा भले ही वो कंसिडरेशन के लिए ना हो। ध्यान रहे, इसमें जो कंसिडरेशन के लिए ना हो वाली बात है उसमें बिजनेस के लिए होना बहुत जरूरी है। तो ये हमारे शेड्यूल 1 में दिया गया 4 एक्टिविटी है। शेड्यूल 1 में दिए गए 4 एक्टिविटी है और वो 4 एक्टिविटी है PARI, परी। ये परी बिजनेस में होना चाहिए और बिना कंसिडरेशन के इसे हम सप्लाई मान लेंगे। P हमने कवर कर लिया था, परमानेंट डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स। बिजनेस एसेट्स को अगर परमानेंट आप डिस्पोज कर रहे हो और बिजनेस एसेट्स को खरीदते वक्त आपने ITC क्लेम किया है तो बिना कंसिडरेशन के भी ये सप्लाई मान लिया जाएगा। ए से हमने किया था एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशन। एजेंट और प्रिंसिपल के बीच अगर गुड्स का ट्रांसफर होता है, गुड्स दिया जाता है, गुड्स लिया जाता है, तो इवन विदाउट कंसिडरेशन भी वो सप्लाई मान लिया जाएगा। और आर हम पढ़ रहे थे, आर हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, आर हम पढ़ रहे थे। आर में 2 बातें हैं। पहली बात रिलेटिव, अगर रिलेटिव को आपने बिजनेस के अंतर्गत, अगर रिलेटिव को आपने बिजनेस के अंतर्गत गुड्स या सर्विस, गुड्स या सर्विस का सप्लाई किया है बिना कंसिडरेशन के तो वो भी सप्लाई मान लिया जाता है। ये तो हुआ रिलेटिव। डिस्टिंक्ट पर्सन, डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में होने वाला ट्रांजैक्शन गुड्स का और सप्लाई का, सर्विस का, गुड्स का और सर्विस का सप्लाई मान लिया जाएगा इवन विदाउट कंसिडरेशन भी। डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब हमने लिया था अगर एक ही हेड ऑफिस ब्रांच या ब्रांच बिजनेस में GST के अंतर्गत अलग अलग रजिस्ट्रेशन नंबर ले लेते हैं तो उसे डिस्टिंक्ट पर्सन बोला जाता है और इनके बीच होने वाला ट्रांजैक्शन गुड्स और सर्विस दोनों का बिना कंसिडरेशन के भी सप्लाई बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट आज हम अब शुरू कर रहे हैं यहां से। आज की क्लास रिवीजन में भी रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि चैप्टर है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि हम जब नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे तो उसमें पहले चैप्टर का फिर से रिवीजन करेंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन चैप्टर जब चल रहा है तो फ्लो में रिवीजन होना बनता है। 5 मिनट तो लगता है, 5 मिनट में हम रिवाइज कर लेते हैं। और आज ये पहला चैप्टर हम समाप्त भी कर देंगे, पहला चैप्टर समाप्त भी हो जाएगा। बड़ी खुशी की बात है। देखते हैं कितना समय लगता है। आज टारगेट है पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट होना चाहिए। चलिए लेते हैं हम आगे पढ़ाई।
एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई रिलेटिव माने जाते हैं, पहली बात तो ये समझ ले। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई रिलेटिव माने जाते हैं, रिलेटेड पार्टी माने जाते हैं जीएसटी में। ये बात क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के बीच में चूंकि वो रिलेटिव माने जा रहे हैं और यहां पर लिखा हुआ है रिलेटेड पर्सन के बीच में गुड्स और सर्विस अगर सप्लाई किया गया बिना कंसिडरेशन के तो वो बन जाएगा हमारे लिए सप्लाई। तो मतलब ये हुआ कि अगर हम प्राइमा फेसिया देखें तो एक एक्स लिमिटेड है और एक एम्प्लॉय है राम। ये एम्प्लॉयर हो गया, बात क्लियर है, और राम एम्प्लॉय हो गया, ये भी क्लियर है। प्राइमा फेसिया देखें अगर हम प्रोविजन को तो इनके बीच में चाहे राम कंपनी को या कंपनी राम को, चाहे राम कंपनी को या कंपनी राम को गुड्स या सर्विस सप्लाई करे बिना कंसिडरेशन के भी तो वो सप्लाई बन जाएगा, बिना कंसिडरेशन के भी तो वो सप्लाई बन जाएगा। प्राइमा फेसिया अगर देखा जाए तो ये समझ आता है, लेकिन इसके ऊपर फर्दर स्टडी करने की जरूरत है और बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी है। तो स्टडी में सबसे पहले हम गुड्स अलग करेंगे और सर्विस अलग करेंगे। जरा देखिए, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई आर ट्रीटेड एज रिलेटेड पार्टी, रिलेटेड पर्सन। पहले हमने लिया है गुड्स अगर हमने एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में लेन देन किया विदाउट कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, क्योंकि परी की बात हो रही है भाई, अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो परी का आर पढ़ रहे हैं, आर। तो आर अगर हम पढ़ रहे हैं तो वो तो बिजनेस को ही बिलोंग करेगा। परी में बिजनेस को बिलोंग करना बहुत जरूरी है, PARI में बिजनेस तो चाहिए ही चाहिए, कंसिडरेशन नहीं चाहिए। तो अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के बीच में गुड्स का ट्रांजैक्शन होता है बिना कंसिडरेशन के लेकिन वो बिजनेस के अंतर्गत है तो वो सप्लाई माना जाएगा। ये बात फिक्स हो गई और उस पर जीएसटी लेवी होगा। यहां तक, अभी हम इसके प्रोविजो पर भी आएंगे, लेकिन यहां तक मामला क्लियर हो गया। ठीक है, गुड्स क्लियर हो गया। थोड़ा एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, कंपनी ने अपने एम्प्लॉय को, मान लेते हैं कंपनी ने अपने एम्प्लॉय को 90,000 रुपए का एक गुड्स दिया, सामान दिया, एसेट दिया, प्रॉपर्टी दी, कोई भी सामान दिया, कंप्यूटर दिया, वैल्यू है 90,000 रुपए और फ्री में दे दिया बिना कंसिडरेशन के। तो कंपनी के बिजनेस का कोर्स है, बिजनेस का पार्ट है, इसलिए इसे सप्लाई मान लिया जाएगा क्योंकि ये रिलेटेड पार्टी के बीच में दिया गया है। इसके रिवर्स करते हैं, एम्प्लॉय अगर कोई गुड्स कंपनी को देता है तो क्या ये सप्लाई बन जाएगा विदाउट कंसिडरेशन? आंसर है नो, क्योंकि एम्प्लॉय तो जॉब कर रहा है, उसका बिजनेस है ही नहीं। तो एम्प्लॉय की तरफ से जब देखोगे तो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस होना थोड़ा मुश्किल है। अगर जबरदस्ती हम एक एग्जांपल लें कि एम्प्लॉय काम भी कर रहा है और साथ में पार्ट टाइम बिजनेस भी है उसका, और उस बिजनेस के गुड्स को उठाकर उसने अपने कंपनी को दे दिया, तो यानी एक हम फिक्टिशियस एग्जांपल बना सकते हैं और उस एग्जांपल में हम इसको सप्लाई बनवा देंगे विदाउट कंसिडरेशन। सर अगर विद कंसिडरेशन हो तब क्या होगा? ऐसा प्रश्न दिमाग में आना नहीं चाहिए तुम्हारे दिमाग में ऐसा प्रश्न आने का मतलब है कि संदेह ही संदेह है पीछे की क्लास में। कभी भी सर हमने तो सोचा ही नहीं, आप अपने आप बोले जा रहे हो। कभी भी अगर तुम्हारे दिमाग में ऐसी बात आ गई कि सर परी में अगर कंसिडरेशन, बिना कंसिडरेशन, आप बार बार बोले जा रहे हो बिना कंसिडरेशन, तो अगर कंसिडरेशन हो तो क्या होगा? अरे बेटा जब कंसिडरेशन होगा और बिजनेस है ही तो वो तो ट्रांजैक्शन सप्लाई बन ही गया, उसके लिए हमें पढ़ने की क्या जरूरत? यहां हम डिस्कशन कर रहे हैं बिना कंसिडरेशन के भी सप्लाई हो सकता है क्या? क्योंकि देखिए यही ये 4 ट्रांजैक्शन हैं जो बिना कंसिडरेशन के सप्लाई है। अदरवाइज चाहे आप क्लॉज ए ले लो, क्लॉज डबल ए ले लो, क्लॉज बी ले लो, क्लॉज ए, क्लॉज डबल ए, क्लॉज बी, इन सब में ट्रांजैक्शन में कंसिडरेशन तो होता ही है। ये 4 मात्र ट्रांजैक्शन हैं जहां पर बिना कंसिडरेशन के सप्लाई है, PARI। बाकी सब जगह कंसिडरेशन चाहिए सप्लाई होने के लिए। तो आर हम पढ़ रहे हैं, आर में रिलेटेड पार्टी और डिस्टिंक्ट पर्सन पढ़ रहे हैं, रिलेटेड पार्टी में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की बातें कर रहे हैं। तो हमने गुड्स को लिया और क्लैरिफाई कर दिया कि अगर एम्प्लॉयर देता है एम्प्लॉय को तो क्या होगा, और एम्प्लॉय अगर एम्प्लॉयर को देता है तो क्या होगा। एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को देगा, ये थोड़ा रेयर है, ये हमने एक फिक्टिशियस एग्जांपल बनाकर डिस्कस किया। सर्विस पर आते हैं। सर्विस अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है मुफ्त में,
कंपनी राम को देता है मुफ्त में, राम एम्प्लॉय मानकर चलिएगा, क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय साउंड जो करता है ना वो सिमिलर साउंड करता है। पता चला मैंने एम्प्लॉयर बोल दिया, आपने एम्प्लॉय समझ लिया, तो थोड़ा इमेजिनेशन में दिक्कत आती है, इसलिए मैं कंपनी और राम बोल रहा हूं, आपको समझने में आसानी होगी। कंपनी ने राम को सर्विस दी बिना कंसिडरेशन के, कंपनी ने राम को सर्विस दी बिना कंसिडरेशन के, और सर्विस की वैल्यू मतलब मार्केट वैल्यू जो कि नहीं लिया है कंपनी ने, मान लेते हैं वो 90,000 रुपया है, तो ये सप्लाई बन जाएगा और उस पर जीएसटी लेवी होना चाहिए। ठीक है, रिवर्स करते हैं, राम ने कंपनी को सर्विस दी। अब देखिए, जब कंपनी राम को सर्विस दे रहा है तो वो तो कोर्स ऑफ बिजनेस का पार्ट हो गया, लेकिन जब राम बिजनेस को सर्विस दे रहा है, कंपनी को सर्विस दे रहा है, तो राम का तो बिजनेस है नहीं, वो तो जॉब कर रहा है। और जब मैं आपको नेगेटिव लिस्ट पढ़ाऊंगा, नेगेटिव लिस्ट जिसमें था मेडिकल, तो जो मेडिकल में ई आता है वो ई कहता है कि इंप्लॉय जो होते हैं वो इंप्लॉयर को जो सर्विस देते हैं, इट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज सप्लाई एंड नो जीएसटी शैल बी लेविड। इंप्लॉय जो इंप्लॉयर को सर्विस देते हैं, बिकॉज जीएसटी में जो सर्विस शब्द है, सर्विस वो जो शब्द है सर्विस, अगर आप जॉब देखें तो वो सर्विस ही कहलाता है एक आम बोलचाल की भाषा में। कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए कि पता चला कि हर दुनिया का हर इंप्लॉई सर्विस सप्लाई कर रहा है, देखने को और बोलने में क्या हर्ज है, ये तो सच है, तो सब पे जीएसटी लग जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए जीएसटी के कानून में शुरुआत में ही जो नेगेटिव लिस्ट था उसमें मेंशन किया है मेडिकल में ई। ई का मतलब है इंप्लॉई जो इंप्लॉयर को सर्विस देगा, वो नेगेटिव लिस्ट है, यानी सप्लाई नहीं माना जाएगा और उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहां भी वो चीज, वो इंपैक्ट तो आएगा, इवन विदाउट कंसिडरेशन, विद कंसिडरेशन यहां इंपैक्ट तो आएगा। तो मैंने कहा यहां पर कि कंपनी अगर राम को सर्विस दे रहा है बिना कंसिडरेशन के तो सप्लाई है, लेकिन राम अगर कंपनी को सर्विस दे रहा है तो वो नेगेटिव लिस्ट में आने के वजह से बच जाएगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, सप्लाई ऑफ सर्विस बाय राम टू कंपनी, मैं बोल रहा हूं ताकि आप इमेजिन कर पाए, राम टू कंपनी अंडर एम्प्लॉयमेंट, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नेगेटिव लिस्ट, नो सप्लाई नो जीएसटी, अदरवाइज सप्लाई एंड जीएसटी। सर ये अदरवाइज का क्या मतलब हो गया? अदरवाइज मैंने कहा कि कंपनी राम को सर्विस दे रहा है, बिना कंसिडरेशन के जीएसटी आ जाएगा। राम कंपनी को सर्विस दे रहा है और वो एम्प्लॉयमेंट टर्म में नहीं है, समझिएगा जरा, राम कंपनी को सर्विस दे रहा है मुफ्त में और वो एम्प्लॉयमेंट टर्म में नहीं है, तो ये सप्लाई है। टेक्निकली, एकेडमिकली, प्रैक्टिकल थोड़ा सा एग्जांपल हमें फिक्टिशियस लेना पड़ेगा, मैं लेता हूं एग्जांपल। राम जॉब करता है अकाउंटेंट का एक्स लिमिटेड में, और साथ ही साथ वो उसको कुछ मशीन रिपेयर करना भी आता है, समझ लीजिए एसी रिपेयर भी उसने किसी जमाने में सीखा था, तो कुछ टेक्निकल नॉलेज है राम के पास। और बाई चांस कंपनी में एसी या मशीन जिसकी नॉलेज है राम को वो खराब हो जाती है और उसके रिपेयर का खर्चा मार्केट में मान लेते हैं 40,000 रुपए डिसाइड होता है, 50,000, 70,000 डिसाइड होता है, और राम कहता है कि आप टेंशन मत लो, हम मुफ्त में ये करेंगे। राम कहता है आप टेंशन मत लो, हम मुफ्त में ये करेंगे, आपके लिए कर देंगे, क्योंकि कंपनी हमारी है, हम कंपनी के हैं, ऐसा मानकर चलते हैं। लेकिन क्या ये राम अपने जॉब के अंतर्गत कर रहा है? नहीं, जॉब तो उसका अकाउंटेंट का है। तो ऐसी परिस्थिति में नेगेटिव लिस्ट नहीं अप्लाई होगा। नेगेटिव लिस्ट तब अप्लाई होता है जब जॉब के कारण कोई सर्विस दे रहा हो इंप्लॉई इंप्लॉयर को, तो नेगेटिव लिस्ट नहीं आएगा और वो सप्लाई में कंसीडर्ड होगा। ठीक है, अब हम जो शेड्यूल पढ़ रहे हैं, शेड्यूल 1 शेड्यूल 1 के अंतर्गत है, तो जो शेड्यूल 1 पढ़ रहे हैं हम, उसमें प्रोविजो है। प्रोविजो का मतलब है एक्सेप्शन। ये एक्सेप्शन कहता है कि अगर इंप्लॉयर एम्प्लॉय को गुड्स और सर्विस सप्लाई करता है, गौर कीजिएगा, कंपनी एम्प्लॉय को प्रोविजो सिर्फ तब लग रहा है जब कंपनी राम को सर्विस या गुड्स दे रहा है। कंपनी राम को सर्विस या गुड्स दे रहा है मुफ्त में, तो आपने ऊपर देखा कि अगर कंपनी राम को सर्विस या गुड्स मुफ्त में दे रहा है तो वो सप्लाई है, जीएसटी आएगा। प्रोविजो कहता है कि कंपनी को यह छूट दी गई है कि वो अपने एम्प्लॉय को पूरे साल में 50,000 तक की मुफ्त सेवा दे सके, मुफ्त सेवा दे सके।
इसलिए लिखा हुआ है अगर वैल्यू सप्लाई का अग्रीगेट 50,000 तक है तो इसे सप्लाई नहीं माना जाएगा, जीएसटी नहीं आएगा। लेकिन अगर वैल्यू 50,000 के ऊपर है तो पूरी कीमत सप्लाई है और उस पर जीएसटी आएगा। तभी मैंने एग्जाम्पल में बार बार 90,000 का जिक्र किया। जब कंपनी दे रहा था, राम जो एसी रिपेयर करा रहा था वहां तो 40,000 इट इज ओके, लेकिन जब कंपनी राम को गुड्स दे रहा था या सर्विस दे रहा था मुफ्त में, तो उसकी मार्केट कीमत मैंने 90,000 एग्जाम्पल में इसी वजह से ली, क्योंकि अगर वो 50,000 या उससे कम में लेता तो दैट विल बी कवर्ड अंडर प्रोविजो और सप्लाई नहीं माना जाता। ठीक है जी, चलिए ये हो गया हमारा क्लियर। परी का आर में हमें जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का डिस्कशन करना था वो हमने कंप्लीट किया। अब हम आई लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट भी है और कंफ्यूजिंग भी है। कंफ्यूजिंग, जी हाँ सही सुना आपने, कंफ्यूजिंग। प्रयास करूंगा कि आपको कंफ्यूजन ना आए, और अगर आपको आ रहा था अब तक कंफ्यूजन तो वो कंफ्यूजन दूर हो जाए। परी के आई को हमने यहां लिया है इंपोर्टेशन सर्विस विदाउट कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन, इंपोर्टेशन सर्विस विदाउट कंसिडरेशन। क्योंकि जो इंपोर्ट पीछे हमने देखा था क्लॉज बी में, और क्लॉज बी में जो इंपोर्ट हमने देखा था उसके साथ हमें यहां जब उस दोनों को जोड़ेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन अराइज हो जाता है। उस कंफ्यूजन को हम दूर करेंगे। ठीक है, तो परी के आई को देखते हैं। आइए, यहां लिखा है कि अगर इंडिया में किसी व्यक्ति ने, सिर्फ इतना देखिएगा जितना मैं दिखाऊंगा, इंडिया में किसी व्यक्ति ने इंडिया के बाहर से सर्विस इंपोर्ट किया है बिजनेस के लिए बिना कंसिडरेशन के अपने संबंधित व्यक्ति से, रिलेटेड पार्टी से या हेड ऑफिस और ब्रांच से, रिलेटेड पार्टी से या हेड ऑफिस या ब्रांच से, तो ये सप्लाई बनेगा और इस पर जीएसटी आएगा। अब इसके चार्ट को आपने ऊपर भी देख लिया था जब हम वहां पर क्लॉज बी कर रहे थे, तो क्लॉज बी में ही मैंने इस चार्ट को भी मर्ज किया था, आपको ध्यान होगा, अदरवाइज मैं दिखाता हूं, देखिएगा। ये देखिए, यहां पर आप देखें तो 7(1)(c) का जिक्र है, ये हमने मर्ज कर दिया है। तो ये जो चार्ट आपको दिख रहा है, ये चार्ट कंबाइंड इफेक्ट है। किसी भी प्रकार के आप अगर सर्विस को इंपोर्ट करते हैं तो ये कंबाइंड इफेक्ट आपको दे रहा है। सप्लाई है या नहीं वो इस चार्ट से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर परी का आई क्या कहता है, जरा सुनिएगा। परी का आई कहता है कि अगर आपने सर्विस इंपोर्ट किया, अगर आपने सर्विस इंपोर्ट किया किससे, बिजनेस में करना पड़ेगा, कंसिडरेशन नहीं हो कोई बात नहीं, किससे किया, रिलेटेड पर्सन और हेड ऑफिस या ब्रांच से, तो ये सप्लाई बन जाएगा। सर अगर इसमें कंसिडरेशन के साथ किया तो फिर वही पिटाई वाली बात। भाई जब कंसिडरेशन आ ही गया तो क्लॉज बी में इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस विद कंसिडरेशन सप्लाई बन जाएगा। यहां विदाउट कंसिडरेशन इंपोर्टेशन भी सप्लाई है, लेकिन कब, बिजनेस के लिए, पर्सनल बिजनेस, और हमेशा नहीं रिलेटेड पार्टी या हेड ऑफिस ब्रांच से लेते हैं। तो यहां पर कुछ चीज आपको क्लैरिफाई करूं जो मैंने कहा कंफ्यूजिंग है। एक जमाने में लॉ में लिखा हुआ था कि इंडिया का टैक्सेबल पर्सन अगर सर्विस इंपोर्ट करता है इन लोगों से बिजनेस में तो सप्लाई है। फिर सरकार ने अपनी गलती को समझा और टैक्सेबल वर्ड को काट दिया। पहले लिखा था कि इंडिया में जो टैक्सेबल पर्सन है, जीएसटी में टैक्सेबल पर्सन का मतलब क्या है, जीएसटी में टैक्सेबल पर्सन के दो अर्थ हैं, डेफिनेशन सुनिएगा। जीएसटी में टैक्सेबल पर्सन के दो अर्थ हैं, एक जिसने रजिस्ट्रेशन करा लिया और दूसरा जो रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल है। मतलब जिसने रजिस्ट्रेशन करा लिया भले ही वो लायबल ना हो या भले ही वो लायबल हो, करा लिया रजिस्ट्रेशन तो यू आर टैक्सेबल पर्सन। और अगर आपने जीएसटी में नहीं रजिस्ट्रेशन कराया बट यू आर लायबल टू गेट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, देन यू आर कॉल्ड टैक्सेबल पर्सन। तो टैक्सेबल पर्सन आप समझ गए। पहले लॉ में लिख दिया था कि टैक्सेबल पर्सन अगर सर्विस इंपोर्ट करता है रिलेटेड पार्टी या हेड ऑफिस ब्रांच से विदाउट कंसिडरेशन तो सप्लाई है। सरकार को गलती समझ आई कि ऐसे तो बहुत लोग बच जाएंगे, इसलिए सरकार ने यहां पर लिख दिया कि अब सिर्फ पर्सन शब्द का प्रयोग होगा, टैक्सेबल कट गया। तो मैंने यहां पर डायग्राम में मेंशन किया है
अगर सरकार ने सिर्फ टैक्सेबल लिखा होता तो यहां सिर्फ 2 लोग कवर्ड होते शुरुआत के, और अब सिर्फ पर्सन लिखा है, टैक्सेबल वर्ड काट दिया है, तो नीचे के 3 लोग भी आ जाएंगे। कौन? जो जीएसटी में रिक्वायर्ड नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए बट जीएसटी में टैक्स सप्लाई करते हैं वो। दूसरा, जो ऐसे गुड्स बेचते हैं जो कि जीएसटी में आता ही नहीं, जैसे पेट्रो प्रोडक्ट और लीकर, और जो एग्जम्प्टेड गुड्स और एग्जम्प्टेड सर्विस का सप्लाई करते हैं, ये सब कवर्ड हैं आज की डेट में। अगर इन्होंने हेड ऑफिस ब्रांच या रिलेटेड पार्टी से बाहर से सर्विस इंपोर्ट कराया विदाउट कंसिडरेशन तो ये सप्लाई है, इस पर जीएसटी आएगा, इस पर जीएसटी आएगा। और आपको मैंने पढ़ाया है और आगे भी पढ़ाऊंगा कि यहां पर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होगा। चलिए नेगेटिव लिस्ट की शुरुआत करते हैं। मेडिकल में एम का मतलब क्या है? मेडिकल में एम का क्या मतलब है? ई का क्या मतलब? सर ई का मतलब तो आप पढ़ा चुके ऑलरेडी, यही तो मजा है। ई का मतलब पढ़ा चुके, फिर पढ़ाएंगे। सर फिर से पढ़ाओगे? वो एम्प्लॉय वाली बात? बिल्कुल सर। तो वो 50,000 वाली बात भी फिर से आएगा क्या? फिर से आएगा, बार बार आएगा, रिपीट होगा। तभी तो रिवीजन क्लास का मजा है। बूस्टर क्लास का मतलब यही है कि आपने जो पढ़ा उसको और अच्छे ढंग से पढ़ना। चलिए, तो एम का मतलब, ई का मतलब, DICAL मेडिकल का क्या क्या मतलब है? चलिए पहले हम एम से लेते हैं। एम से हम लेंगे MP। मैंने कहा है कि मैंने ये कोड खुद बनाया है, तो इस कोड में कुछ तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो जब हम डिकोडिंग करेंगे तो आप ये मत कहना कि यार इसमें MP MLA आ रहे हैं बट PM CM भी आ रहे हैं, प्रेसिडेंट भी आ रहे हैं। कोड है, आपके याद करने में मददगार होगा। MP MLA PM CM और प्रेसिडेंट वगैरह जो सर्विस देते हैं वो सप्लाई नहीं माना जाएगा, उस पर जीएसटी नहीं आएगा। सर तो इसको लिखने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी क्योंकि जब हमने इंप्लॉई की सर्विस को जीएसटी से हटाया नेगेटिव लिस्ट डाल के, इंप्लॉई की सर्विस को जीएसटी से हटाया नेगेटिव लिस्ट डाल के, तो MP MLA PM CM और प्रेसिडेंट इंप्लॉई की कैटेगरी में नहीं आ रहे थे क्योंकि वो जॉब नहीं करते। इनकी इनकम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल है। आप MP MLA की जो इनकम होती है वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है, उसे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन नहीं बना सकते। ऐसी परिस्थिति में कंफ्यूजन है, सीधी बात समझिए, कंफ्यूजन है। और प्रेसिडेंट को तो बिल्कुल नहीं बना सकते, कंफ्यूजन है। तो ऐसी परिस्थिति में सरकार को यहां क्लैरिफाई करना था कि इन लोगों ने जो सर्विस दी, जो सेवा दिया, वो जीएसटी में नहीं आएगा। तो एम से क्लियर हो गया। ई का मतलब लेते हैं, इंप्लॉई इंप्लॉयर को जो जॉब में सर्विस देगा। मैं जॉब को वजन डाल के कह रहा हूं, मतलब यह हुआ कि जैसे अभी राम ने कंपनी का AC रिपेयर कराया था और राम अकाउंटेंट था, तो वो जीएसटी में आ जाएगा। लेकिन राम अपने जॉब के अंतर्गत जो भी सर्विस देता है उसके बदले पैसा लेता है, राम कंसिडरेशन लेता है, बट वो जीएसटी के नेगेटिव लिस्ट में है और जीएसटी वहां नहीं आएगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए मैंने डायग्राम में क्या लिखा हुआ है, जरा देखिए। पहला डायग्राम, राम कंपनी को सप्लाई कर रहा है ना, और पैसे भी ले रहा है। राम कंपनी को सप्लाई कर रहा है गुड्स, और गुड्स सप्लाई कर रहा है जॉब में, तो वो नेगेटिव लिस्ट है, नो जीएसटी। लेकिन सॉरी, गुड्स कह दिया मैंने, सर्विस। राम सप्लाई कर रहा है कंपनी को, एक्स लिमिटेड को सर्विस दे रहा है, और वो सर्विस जॉब में दे रहा है, तो नेगेटिव लिस्ट है, नो जीएसटी। लेकिन इसके कॉन्ट्रास्ट में बाकी चीजें देखें कि राम अगर कंपनी को गुड्स सप्लाई करता कंसिडरेशन के साथ, गुड्स भी वो देता, बेचता, मान लीजिए राम का पार्ट टाइम काम है गुड्स सप्लाई करने का, जॉब भी करता है, उसी कंपनी को वो गुड्स भी दे रहा है, तो ऐसे में वो जीएसटी में आ जाएगा अगर राम का काम है, व्यापार है। यहां तक कि राम अगर सर्विस भी देता है अदरवाइज देन एम्प्लॉयमेंट, तो वो भी सप्लाई में आ जाएगा अगर सर्विस देता है तो। यहां सर आपने 7(1)(a) और 7(1)(c) क्यों लिखा? क्योंकि मान लीजिए कंसिडरेशन के साथ है तो 7(1)(a), और बिना कंसिडरेशन के है, विदाउट कंसिडरेशन है, तो 7(1)(c) परी का आर कवर्ड कर लेगा इसको, इसलिए मैंने A और C क्लॉज दोनों लिखा है। क्लियर है सर? अच्छा, तो एक क्वेश्चन आ जाता है थियोरेटिकल 2 या 3 मार्क का
कि एम्प्लॉय जो कुछ भी सप्लाई करेगा एम्प्लॉयर को वो निगेटिव लिस्ट में आएगा। ये स्टेटमेंट सही है या गलत, अपने रीजन के साथ बताएं। तो रीजन आपको देना पड़ेगा कि ये स्टेटमेंट गलत है। एम्प्लॉय जो कुछ भी सप्लाई करेगा एम्प्लॉयर को वो जीएसटी से बाहर नहीं है। एम्प्लॉय सर्विस सप्लाई करेगा एम्प्लॉयर को, जॉब के अंतर्गत सिर्फ वही बाहर है, बाकी सब उसके रिवर्स में, उसके कॉन्ट्रास्ट में जो सब कुछ भी है वो सप्लाई बनेगा। ठीक है, यहां मुझे जरूरत नहीं थी लेकिन जस्ट फॉर रिवीजन मैंने एक बार चार्ट फिर से दिखाया जहां पर एक कंपनी राम को सप्लाई कर रहा है गुड्स और सर्विस। अगर कंसिडरेशन के साथ है तो भैया कोई नहीं रोक सकता, वो तो 7(1)(a) में आ जाएगा। लेकिन विदाउट कंसिडरेशन है तो परी के वजह से ये जीएसटी में कवर्ड हो रहा था सप्लाई में, बट सरकार ने कहा कि पूरे साल में 50,000 से ज्यादा की वैल्यू नहीं है तो छोड़ दो, और 50 के ऊपर अगर वैल्यू हो गई तो टोटल जोड़ दो। ठीक है, ये सब जानते हैं। मेडिकल का आगे डी हम ले रहे हैं, डेथ से रिलेटेड जितनी भी क्रियाएं प्रक्रियाएं, जो भी दाह संस्कार, अंतिम संस्कार, जिस भी प्रकार की सर्विस हो, एनी काइंड ऑफ सर्विस रिलेटिंग टू डेथ इज नॉट कंसीडर्ड एज सप्लाई, वो जीएसटी से बाहर है। डी, तो मेडिकल में हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आई, कुछ इंपोर्ट रिलेटेड एक्टिविटी। सर फिर से इंपोर्ट आ गया, सर हम तो बहुत दुखी हो गए इंपोर्ट से, इतने इंपोर्ट कंफ्यूज कर देंगे। नहीं 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 नहीं, वो जो इंपोर्ट था वो तो सर्विस का इंपोर्ट था, जो क्लॉज बी में आ गया था, क्लॉज सी में आ गया था, परी के आई में। यहां मेडिकल का जो आई है ना, वो कुछ है एक्टिविटी रिलेटेड टू इंपोर्ट और बड़ा टेक्निकल है। मैं जहां तक जानता हूं कि स्टूडेंट्स इस जगह पर कंफ्यूज रहते हैं, या यूं कहें कि स्टूडेंट कहते हैं ठीक है समझ गए, आगे बढ़ते हैं। हाँ कुछ है, हाँ एक दो एक्टिविटी है, हाँ ठीक है जानते हैं। डिटेल में ग्रिपिंग नहीं है इसमें, इस जगह पर जो हम नेगेटिव लिस्ट पढ़ते हैं इंपोर्ट रिलेटेड एक्टिविटीज। कोशिश करूंगा कि आपके अंदर ग्रिपिंग आए, लेकिन यह सच है कि ये सारी चीजें फाइनल के साथ कनेक्ट होती हैं। तो जब आप फाइनल पढ़ते हो, फाइनल में, तो उसके साथ ये चीजें कनेक्ट हो जाती हैं, इसीलिए आपको इसमें थोड़ा दिक्कत होता है समझने में। चलिए मैं कोशिश करता हूं कि आपको समझाऊं। जो आपको पिक्चर में दिख रहा है पहले उसे देखिए, क्या दिख रहा है? सा पिक्चर में सर दिख रहा है अमेरिका, और क्या दिख रहा है? इंडिया, और एक श्रीलंका भी दिख रहा है सर। ठीक है, चलिए ठीक है, जैसे जैसे मैं आपको लेके चलूंगा वैसे वैसे चलने का प्रयास कीजिएगा। देखते हैं आपको कितना समझ आ रहा है। यहां पर आपको एक इंपोर्टर दिख रहा होगा, राम। हाँ सर अब दिख रहा है। ये अमेरिका से गुड्स इंपोर्ट कर रहा है, गुड्स, ये अमेरिका से गुड्स इंपोर्ट कर रहा है। यहां तक भी क्लियर है? यहां तक क्लियर है? इंपोर्ट करते समय इसको बीसीडी देना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं बेसिक कस्टम ड्यूटी, और एडिशनल कस्टम ड्यूटी देना पड़ता है जो आईजीएसटी के बराबर होता है। इसीलिए मैंने यहां पर बीसीडी प्लस आईजीएसटी बोला। इन दोनों को कंबाइंडली हम इंपोर्ट ड्यूटी कहते हैं, इन दोनों को कंबाइंडली हम इंपोर्ट ड्यूटी कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर मैं दो परिस्थिति लेकर आ रहा हूं, दो सिचुएशन ला रहा हूं। पहली परिस्थिति, राम ने अमेरिका से गुड्स मंगवाया, अपने पास रिसीव किया, उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी दी, बीसीडी प्लस आईजीएसटी। तो ये राम आ गया यहां पर, ये नंबर 1 की बात हो गई। नंबर 2, इंपोर्ट हो गया गुड्स, बीसीडी लग गया, आईजीएसटी लग गया। नंबर 3, उसे गुड्स रखना नहीं था तो उसने इसे श्रीलंका एक्सपोर्ट कर दिया, इसी गुड्स को श्रीलंका एक्सपोर्ट कर दिया।
एक्सपोर्ट करने पर एक्सपोर्ट ड्यूटी भी देना पड़ा और आईजीएसटी भी देना पड़ा। हालांकि आईजीएसटी रिफंडेबल है, ये आपको मैंने पहली क्लास में ही समझा दिया था कि आईजीएसटी रिफंडेबल होता है, जिसको हम जीरो रेटेड सप्लाई बोलते हैं। और इधर इंपोर्ट ड्यूटी में भी अगर 6 महीने के अंदर राम ने श्रीलंका माल बेच दिया, यानी गुड्स को अगर 6 महीने के अंदर जो इंपोर्ट किया था उसके विद इन 6 मंथ एक्सपोर्ट कर देंगे, तो आपको जो इंपोर्ट ड्यूटी आपने पे किया है वो डीडीबी यानी ड्यूटी ड्रॉबैक के माध्यम से आपको वापस कर दिया जाएगा। ये सब चीजें कस्टम में हम पढ़ते हैं। यहां तक तो समझ आ गई बात। तो सर ये हमें पढ़ना था क्या? नहीं, ये नहीं पढ़ना था। ये तो मैंने आपको एक प्रक्रिया बताई कि राम अगर ये करता तो हमारे पास यहां प्रोसेस है कि हर चीज आपको हम रिफंड कर रहे हैं। कस्टम में हम आपको रिफंड दे रहे हैं। आपने इंपोर्ट ड्यूटी पे किया, हमने आपको रिफंड दे दिया। आपने एक्सपोर्ट ड्यूटी पे किया, हमने आपको रिफंड दे दिया, आईजीएसटी का रिफंड दे दिया। और एक्सपोर्ट ड्यूटी ना के बराबर है हमारे देश में, तो उसको तो भूल ही जाइए। कुल मिला के राम का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों ही जीरो हो गया। अब सिचुएशन चेंज करते हैं। ये तो तब होगा जब राम प्राप्त करेगा और श्रीलंका बेचेगा। मान लीजिए राम ने गुड्स प्राप्त तो किया, लेकिन डायरेक्टली वो श्रीलंका को ट्रांसफर कर रहा है। मतलब प्राप्त बिना किए, प्राप्त मैंने गलत बोल दिया, गुड्स खरीदा, अमेरिका से गुड्स को परचेज किया और श्रीलंका में बेच दिया, और गुड्स बाहर से बाहर ही श्रीलंका चला गया। बाहर से बाहर ही श्रीलंका चला गया। देखिए मैंने क्या लिखा है, फ्रॉम बाहर से टू बाहर। हाँ, मतलब फ्रॉम आउटसाइड इंडिया से टू आउटसाइड इंडिया, बाहर बाहर ही चला गया। लेकिन एक दिक्कत है, जब आप आईजीएसटी का एक्ट पढ़ते हो, प्लेस ऑफ सप्लाई, तो वहां पर लिखा है कि अगर मान लीजिए इंडिया में लोकेशन है सप्लायर का, क्योंकि सप्लाई जब वो श्रीलंका को कर रहा है, जब ये आदमी श्रीलंका को सप्लाई कर रहा है, तो सप्लायर का लोकेशन इंडिया में हो जाएगा, तो वो आईजीएसटी में कवर्ड हो जाता है। और वहां एक नई मुसीबत आ जाती है कि आईजीएसटी आप दीजिए, बाद में भले ही उसका रिफंड मिल जाए। सरकार कहती है इस झंझट को हटा देते हैं, क्योंकि गुड्स बाहर से बाहर पहुंचाया जा रहा है। एक काम करते हैं, नेगेटिव लिस्ट में आकर हम इसे लिख देते हैं, नो सप्लाई, नो जीएसटी, नो एक्सपोर्ट। तो ना इसे एक्सपोर्ट माना जाएगा, ना इसे सप्लाई माना जाएगा, ना इस पर जीएसटी चार्ज होगा। ठीक है, तो ये कब होगा? जब बाहर से बाहर माल चला गया। तो ये तो क्लियर हो गया कि अगर इंपोर्टर ने बाहर माल खरीद के बाहर ही भेज दिया, भले ही इंपोर्टर एक्सपोर्टर की लोकेलिटी क्या लोकेशन इंडिया में है, फिर भी नेगेटिव लिस्ट में आने की वजह से इसे सप्लाई ही नहीं बोलेंगे, इस पर जीएसटी ही नहीं चार्ज होगा। नंबर 2, बॉन्ड टू बॉन्ड सेल। ये हम मेडिकल का जो आई है ना, उसके अंदर ही पढ़ रहे हैं। समझ लीजिए कि ये पहली परिस्थिति हो गई, और अब समझ लीजिए ये दूसरी परिस्थिति हो गई। नंबर 2, बॉन्ड टू बॉन्ड सेल। क्या मतलब होता है सर? जरा देखिए, अमेरिका से राम ने, ये रहा राम, अमेरिका से राम ने माल खरीदा। अच्छा जी, फिर माल को रिसीव किया, कहां? कस्टम पोर्ट पे। लेकिन कस्टम में ये कानून है, कस्टम कुछ थोड़ा पढ़ाना पड़ेगा। कस्टम में कानून है कि अगर माल को लेना है, कस्टम से क्लियर करवाना है, तो आपको इंपोर्ट ड्यूटी देना पड़ेगा। राम सोचता है कि मैं इंपोर्ट ड्यूटी नहीं दूं, ड्यू टू एनी रीजन, पैसे नहीं है, या ये माल मैं किसी और को बेच दूंगा डायरेक्टली। ड्यू टू एनी रीजन राम कहता है कि मैं नहीं देना चाहता इंपोर्ट ड्यूटी मैं नहीं देना चाहता। तो सरकार के पास प्रावधान है कि जो सामान आपका पोर्ट पे पड़ा है वहां से क्लियर कराइए। पोर्ट से हटाकर सरकार द्वारा ही अधिकृत ऑथराइज्ड कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस में ये गुड्स शिफ्ट हो जाता है, और जहां पर राम को सिर्फ उस गुड्स को रखने का किराया देना पड़ता है जब तक वो गुड्स रखना चाहे, और इंपोर्ट ड्यूटी बिना दिए वहां गुड्स रहेगा। वहां से जब गुड्स निकाला जाएगा तो इंपोर्ट ड्यूटी राम को देना पड़ेगा। लेकिन राम वहीं रखे हुए गुड्स को बेच देता है गोपाल को। गुड्स अभी भी कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस में है, राम ने गुड्स गोपाल को बेच दिया।
तो कस्टम एक्ट अगर हम पढ़ें तो वहां पर लिखा है कि गोपाल इज नाउ लाइबल टू पे इंपोर्ट ड्यूटी एंड गोपाल इज डीम्ड एज इंपोर्टर ऑफ गुड्स, क्योंकि कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस कस्टम एरिया में है। तो अगर वहां से गुड्स निकाल रहा है कोई, वो कौन है? राम नहीं निकाल रहा है, क्योंकि राम ने तो गुड्स को वहीं बेच दिया गोपाल को। गोपाल निकालने आएगा तो सरकार कहती है गोपाल यू आर लाइबल टू पे इंपोर्ट ड्यूटी एंड यू आर कॉल्ड डीम्ड इंपोर्टर। चलिए ये भी बात समझ आ गई, ये तो कस्टम ड्यूटी में आपने सर पढ़ा दिया। अब राम कहता है कि देखिए कस्टम में मैं तो मुक्त हो गया, आई एम नॉट लाइबल टू पे इंपोर्ट ड्यूटी ऑन सच गुड्स। Gopal is liable to pay import duty on such goods, and since Gopal is liable to pay, then import duty includes IGST, basic custom duty, additional custom duty equals to IGST। तो चूंकि गोपाल पे करेगा ही इसके ऊपर, खाम में मुझे क्यों फंसाया जा रहा है? तो मुझे ना फंसाया जाए, कस्टम में तो मैं बचा हुआ हूं, आप भी छोड़ दीजिए। तो जीएसटी में लिखा हुआ है कि राम जो गोपाल को माल बेचेगा, उस विक्रय को, उस सेल को हम सप्लाई नहीं मानेंगे। तो देखिए जो यहां पर नंबर 3 में सेल किया गया है वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। नंबर 4 है कि गोपाल क्लियर कराता है कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस से, और यहां कुछ बातें लिखी हुई हैं वो आप देख सकते हैं। जो मैंने नंबरिंग की है वो यहां लिख दिया है। राम हैज इंपोर्टेड गुड्स फ्रॉम यूएसए एंड केप्ट इन कस्टम वेयरहाउस विदाउट पेमेंट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी। कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस में जो गुड्स है वो राम ने बेच दिया गोपाल को क्लियरेंस से पहले, होम कंजम्पशन यानी इंडिया में क्लियरेंस से पहले उसे बेच दिया, और ये सेल सप्लाई नहीं माना जाएगा और इस पर जीएसटी नहीं आएगा। हाउएवर जब गोपाल उसे क्लियर कराएगा अपने होम कंजम्पशन यानी इंडिया के यूज के लिए, तो उसको देना पड़ेगा इंपोर्ट ड्यूटी, जिसमें बीसीडी और आईजीएसटी भी अप्लाई हो जाएगा। तो ये था दूसरे नंबर का आई, ये आई ही चल रहा है। तीसरे आई को देखिए, हाई सी सेल। बड़ा इजी है, हाई सी सेल बहुत आसान है। राम ने माल खरीदा था, माल अभी रास्ते में है, समुद्र के बीच में है, हाई सी, अभी माल यहां पर आया नहीं, और राम ने उसी वक्त हाथ के हाथ डॉक्यूमेंट ट्रांसफर करके गोपाल को बेच दिया है ये माल। अब गोपाल ही जाएगा कस्टम पोर्ट और इस गुड्स को क्लियर कराएगा एज ए इंपोर्टर। तो यहां भी आप अगर कस्टम पढ़ेंगे तो इंपोर्ट ड्यूटी राम के लिए नहीं लगता बल्कि गोपाल के लिए लगता है। राम को मुक्त कर दिया है, मुफ्त हटा दिया है। तो जीएसटी में भी इस सेल को सप्लाई नहीं माना जाता और जीएसटी नहीं देना है। तो मुझे लगता है बाई डायग्राम आपके लिए ज्यादा इजी था, आप समझ पाए होंगे। तो अगर समझ पाए, मैं डी कल में MEDI हो चुका है, अब CAL कल। सी बड़ा इजी है, कोर्ट फीस को सप्लाई नहीं मानते, जीएसटी नहीं लगता, क्योंकि न्याय पर सबका अधिकार है, न्याय जीएसटी मुक्त होना चाहिए। तो जब आप कोई कोर्ट में केस फाइल करते हैं तो फीस लगता है, और कोर्ट एक तरह से आपको सर्विस देती है। तो देखा जाए तो ये तो सर्विस है और जीएसटी आना चाहिए, बट सरकार यहां जीएसटी से इसे फ्री करती है। कैसे? एग्जम्प्ट करके नहीं, कहती है ये निगेटिव लिस्ट में डालो, इसको सप्लाई बनाओ ही नहीं, इट इज नॉट कंसीडर्ड एज सप्लाई, तो जीएसटी नहीं आएगा। देखिए जीएसटी से अगर बचाना है तो आप जो चीज बेच रहे हैं वो ना गुड्स की डेफिनेशन में आए ना सर्विस के डेफिनेशन में, तो बच जाएगा जीएसटी से। मान लीजिए गुड्स या सर्विस की परिभाषा में आ गया जो आप बेच रहे हैं, तो आपका बेचना या आपका सर्विस देना सप्लाई की परिभाषा में ना आए, नेगेटिव लिस्ट में आ जाए, तो भी आप बच जाएंगे। सप्लाई की परिभाषा में ना आए या नेगेटिव लिस्ट में आ जाए, दोनों अलग अलग बातें हैं। मैंने आपको कहा था कि मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगा कि 7(1) अगर है तो 7(2) की क्या जरूरत है। 7(1) कहता है कि इसे सप्लाई मानेंगे, तो भैया जब इसे सप्लाई मानोगे तो जो बच गया वो नहीं माना जाएगा सप्लाई। जो सप्लाई नहीं माना जाएगा वो एक बात है, और जो सप्लाई मानते हुए भी निगेटिव लिस्ट में आ जाएगा वो दूसरी बात है। दोनों पर जीएसटी नहीं लगता, समझाइए ना सर। अब मान लीजिए मैंने बिजनेस किया है, बिजनेस के अंतर्गत किसी को मुफ्त में शिक्षा दे दी, मुफ्त में पढ़ा दिया,
या गुड्स बेचता हूं तो मुफ्त में गुड्स बेच दिया, लेकिन 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 मैंने इस गुड्स पर आईटीसी नहीं क्लेम किया था, मुफ्त में बेच रहा हूं ना, फंस जाऊंगा नहीं तो। या सर्विस तो फ्री में दे सकता हूं मैं, सर्विस का बड़ा अच्छा एग्जांपल है, मैं बिजनेस तो कर रहा हूं, मैं पढ़ा तो रहा हूं, लेकिन मैंने अपने रिलेटेड पार्टी को नहीं, किसी अनजान व्यक्ति को मुफ्त में पढ़ा दिया, तो ये जीएसटी में नहीं आएगा। बताइए क्यों? मैंने जो किया है क्या वो सर्विस है? यस। तो फिर क्यों नहीं जीएसटी में आएगा? बिकॉज ये सप्लाई की परिभाषा में नहीं आता, यानी ये नेगेटिव लिस्ट नहीं है, ये पॉजिटिव लिस्ट में नहीं आने की वजह से सप्लाई नहीं बना। 7(1) में जो एक्टिविटी नहीं आता उसे सप्लाई नहीं मानते, और जो 7(1) में आता है लेकिन 7(2) से खींच के ले जाता है वो नेगेटिव लिस्ट है। तो 7(2) में आप जो कुछ भी पढ़ते हो उन सब में कंसिडरेशन है, सप्लाई बनने की क्षमता है, बट सरकार उसे नेगेटिव लिस्ट में रखती है। जैसे कोर्ट फीस का एग्जांपल ले लीजिए, अगर ये नेगेटिव लिस्ट नहीं होता तो सप्लाई में फंस जाता ये, क्योंकि सर्विस दिया जा रहा है और पैसे लिए जा रहे हैं। तो जो गुड्स नहीं जीएसटी नहीं, सर्विस गुड्स या सर्विस नहीं जीएसटी नहीं, तो गुड्स सर्विस नहीं तो जीएसटी नहीं। गुड्स सर्विस है बट 7(1) में नहीं आता तो जीएसटी नहीं। गुड्स सर्विस है 7(1) में आता है लेकिन 7(2) से खींच के ले जाता है तो भी जीएसटी नहीं। तो जीएसटी से बचने के लिए या तो सप्लाई की परिभाषा में ना आए आप, या अगर परिभाषा में आ रहे हो तो नेगेटिव लिस्ट आपको बचा ले, और इसके बाद भी और भी बचाने के साधन है, जैसे सरकार आपके इस सप्लाई को एग्जम्प्ट कर दे, ये भी पॉसिबल है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम। सी फॉर कोर्ट फीस, कुछ ज्ञान और मिल गया आपको। चलिए, सी फॉर कोर्ट फीस, जिसको हम सप्लाई नहीं मानते। और अब आ रहे हैं ए, एक्शनेबल क्लेम। ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं लेकिन फिर भी हम पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, रिवीजन का मतलब यही है। क्या था सर ये ए? एक्शनेबल क्लेम, याद कीजिए, एक्शनेबल क्लेम गुड्स माना जाएगा, हमने ये पढ़ा था बस, उसके आगे हमने कुछ नहीं पढ़ा था। हमने पढ़ा था एक्शनेबल क्लेम गुड्स माना जाएगा, हर हाल में गुड्स माना जाएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को, एक्शनेबल क्लेम हमेशा गुड्स माना जाएगा। तो सर एक्शनेबल क्लेम जीएसटी में टैक्सेबल होगा? बचेगा, बच भी सकता है, क्योंकि जो एक्शनेबल क्लेम गैम्बलिंग, लॉटरी, कार्ड गेम, बैटिंग नहीं है, उन सबको नेगेटिव लिस्ट में डाल दिया है। तो नेगेटिव लिस्ट में एक्शनेबल क्लेम को डालने का मतलब है एक्सेप्ट लॉटरी, ए फॉर एक्शनेबल क्लेम, और एक तरफ आपने एक्शनेबल क्लेम को गुड्स बनाया था और यहां पर वो नेगेटिव लिस्ट में है। तो ये कंफ्यूजन कैसे क्लियर किया जाए? नेगेटिव लिस्ट में एक्शनेबल क्लेम है बट एक्सेप्ट गैम्बलिंग, लॉटरी, कार्ड गेम और बैटिंग। तो गैम्बलिंग, लॉटरी, कार्ड गेम और बैटिंग ये एक्शनेबल क्लेम होते हुए भी नेगेटिव लिस्ट में नहीं आएगा, तो इस पर जीएसटी लग जाएगा और ये गुड्स माना जाता है, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। इसके अलावा जो भी बच गए, जैसे इंश्योरेंस क्लेम है, बिल्स पेबल है, डेटर है, ये सब एक्शनेबल क्लेम है और इस पर जीएसटी नहीं आएगा बिकॉज ऑफ नेगेटिव लिस्ट। ठीक है जी। अब मेडिकल में एल आ गया, एल ये भी आप पढ़ चुके हैं, लैंड। सर आप लैंड बोल रहे हो लेकिन लिख तो लैंड बिल्डिंग दोनों रहे हो, क्या करें दोस्त? कोड तो मैंने बनाया ना, मेडिकल सरकार ने थोड़ी ना बनाया, तो कोड में तो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। लैंड बिल्डिंग सेल, तो पहली बात तो साफ कर दी जाए कि अगर लैंड बिल्डिंग किराए पर दिया जाएगा तो भैया वो सप्लाई है, वो नेगेटिव लिस्ट में नहीं है। लैंड बिल्डिंग अगर सेल करते हैं तो लैंड तो बड़ा साफ तौर पे बच जाएगा, अगर लैंड सेल किया तो नेगेटिव लिस्ट, नो जीएसटी। लेकिन अगर बिल्डिंग सेल किया तो नेगेटिव लिस्ट में आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। सर कब आएगा नेगेटिव लिस्ट में? जब बिल्डिंग का कंसिडरेशन पूरा का पूरा बिल्डिंग के कंप्लीशन सर्टिफिकेट प्राप्त करने के बाद लिया गया हो। क्या मतलब था? पढ़ चुके हैं हम ये, फुल कंसिडरेशन रिसीव्ड आफ्टर कंप्लीशन सर्टिफिकेट, नो सप्लाई, नो जीएसटी, अदरवाइज ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस एंड जीएसटी विल बी लेविड। ठीक है सर, हो गया नेगेटिव लिस्ट, मुबारक हो सर, मुबारक हो। नहीं 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 नहीं, अभी मुबारकबाद नहीं दीजिए, क्योंकि अभी हमने नेगेटिव लिस्ट पढ़ा, लेकिन 7(1) ए और 7(2) ए और 7(2) बी है।
ये है हमारा नेगेटिव लिस्ट। और अभी हमने ये वाला हिस्सा पढ़ा है, मेडिकल। तो सर ये क्या कहता है? अभी हमने 7(1)(b) पढ़ा है, मेडिकल। तो सर 7(1)(a) बताओ ना क्या कहता है? 7(1)(a) कहता है कि कुछ एक्टिविटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी एज पब्लिक अथॉरिटी करे। कुछ एक्टिविटी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी कुछ एक्टिविटी जैसे पब्लिक अथॉरिटी के रूप में करती है, पैसा लेकर भी, वो नेगेटिव लिस्ट बना दिया जाएगा अगर सरकार उसे नोटिफाइड करे तो, यानी नोटिफिकेशन आना पड़ेगा। आप ऐसा समझिए कुछ और एक्टिविटीज अभी नोटिफिकेशन डाले जाएंगे जो नेगेटिव लिस्ट में आ सकते हैं, और अभी तक 2 नोटिफिकेशन है, उस दोनों को ठीक से समझ लीजिए। पहला नोटिफिकेशन यह है कि पंचायत द्वारा किया गया कार्य, किया गया फंक्शन, पंचायत द्वारा किया गया कार्य, किया गया फंक्शन इवन पैसे लेकर भी नेगेटिव लिस्ट में आएगा। और दूसरा, अगर सरकार लीकर, अल्कोहलिक लीकर का लाइसेंस देती है तो देखिए ये एक तरह से सप्लाई है। तो सर सप्लाई है तो इसको नेगेटिव लिस्ट में क्यों डाल रहे हैं आप? इसकी तो मरम्मत होनी चाहिए, ये तो दारू की दुकान है सर। लेकिन भाई साहब, दारू की दुकान पे राज्य सरकार का पूर्ण रूप से अधिकार है, और दारू के दुकान की लाइसेंसिंग पर भी राज्य सरकार हमला बोलती है 100%। और अगर इसे आपने जीएसटी में डाल दिया तो इसमें फिर राज्य और केंद्र दोनों आधा आधा बांटेंगे, जो राज्य सरकार होने नहीं देगी। इसलिए लिखना पड़ा कि अल्कोहलिक लीकर अगर सरकार लाइसेंस ग्रांट कर रही है तो इसे हम नेगेटिव लिस्ट में डालकर जीएसटी से हटा देंगे। हाँ, एक्साइज ड्यूटी वगैरह में वो सरकार कवर करेगी, सेल टैक्स वगैरह में वो सरकार के मुद्दे की बात है, केंद्र सरकार नहीं, राज्य सरकार। जीएसटी से ये फ्री हो जाएगा। ये 2 चीजें हो गई। अभी तक आपने पढ़ा है 7(1) और 7(2). अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि 7(1) में जो भी सप्लाई माना गया था उसमें कुछ एक्टिविटीज कंफ्यूजिंग है कि वो सप्लाई तो है लेकिन गुड्स का है या सर्विस का है। इसके लिए 7(1)(a) पढ़ने जा रहे हैं। 7(1)(a) ने क्या कहा है? 7(1)(a) कहता है कि हम शेड्यूल 2 में बता देंगे कुछ ट्रांजैक्शंस और क्लैरिफाई कर देंगे कि ये सर्विस है या गुड्स है। अच्छा, शेड्यूल 2 वैसे तो आप अगर बुक में देखेंगे, आप अपने बुक में देखोगे तो शेड्यूल 2 की तो लिस्ट बनी हुई है अच्छी खासी, तो वो अच्छी खासी तो याद करना मुश्किल हो जाता है। तो मैंने उस अच्छी खासी लिस्ट को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर दिया। लिस्ट में कमी नहीं रखा, वो पूरा है, लेकिन अपने हिसाब से मॉडिफाई किया है और बहुत आसानी से याद कराने की कोशिश करूंगा। करें स्टार्ट। पहली चीज, अगर गुड्स ट्रांसफर हो रहा है और ओनरशिप भी ट्रांसफर हो रहा है, गुड्स में दे रहा हूं, ओनरशिप भी दे रहा हूं, तो भाई साहब ये गुड्स माना जाएगा, गुड्स का सप्लाई। एसओजी मतलब हुआ सप्लाई ऑफ गुड्स। और मान लीजिए मैंने आपको ओनरशिप नहीं दिया बट गुड्स ट्रांसफर किया, इसका क्या मतलब है साहब? मैं आपको गुड्स दे रहा हूं, मैं आपको कार दे रहा हूं, मैं आपको मशीन दे रहा हूं, बट ओनरशिप नहीं दे रहा। इसका मतलब मैं आपको एक तरीके से यूज करने दे रहा हूं, बाद में वापस मेरे पास आ जाएगा, ओनरशिप मेरा रहेगा। तो ये किसी भी प्रकार से गुड्स का ट्रांसफर नहीं होगा, ये सप्लाई माना जाएगा सर्विस का। तो एसओएस मतलब सप्लाई ऑफ सर्विस। यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि मैंने आपको एक फंडा बता दिया। अब इस फंडे में कंफ्यूज मत होइएगा। मैंने ओनरशिप तुरंत नहीं दिया और बाद में भी नहीं दिया। अगर ओनरशिप मैं तुरंत दे दूं या बाद में दे दूं तो ये गुड्स ही माना जाएगा। जैसे हायर परचेज में मैं ओनरशिप बाद में देता हूं तो फिर ये क्या बन जाएगा? बाद में भी अगर ओनरशिप दे रहा हूं तो भी ये गुड्स माना जाएगा। लेकिन अगर मैंने ओनरशिप देना ही नहीं है तब क्या होगा? ये तब ये हो जाएगा सप्लाई ऑफ सर्विस। मुझे लगता है मैंने क्लियर कर दिया। इस पर आते हैं, बड़ा क्लियर है कुछ चीज। तो देखिए आप भी बता सकते हैं कि ये क्या माना जाएगा। लैंड बिल्डिंग लीज पर दे रहे हैं, क्या माना जाएगा? गुड्स सर्विस। उसी तरह बिल्डिंग बेच रहे हैं और कंसिडरेशन आपने कंप्लीशन सर्टिफिकेट से पहले ले लिया, चाहे पूरा या थोड़ा, तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि ये सर्विस माना जाएगा।
बिजनेस के एसेट्स को ट्रांसफर कर रहे हैं। बताइए, बिना पढ़े हुए सोचिए कि अगर बिजनेस एसेट आप ट्रांसफर कर रहे हो, भाई साहब कर क्या रहे हो? ट्रांसफर एसेट ना। तो जब ये एसेट ट्रांसफर कर रहे हो तो ये तो सप्लाई ऑफ गुड्स है। इसमें 3 केसेस हैं, अरे 5 केसेस हो जाएं तो भी सप्लाई ऑफ गुड्स होगा। अगर आप एसेट ट्रांसफर कर रहे हो तो सप्लाई ऑफ गुड्स है। लेकिन एक समस्या है, जब हम अपने आप को ही दे रहे हैं, समझे नहीं सर? अब बिजनेस का गुड्स आप गुड बिजनेस से निकाल कर पर्सनल यूज में ले जा रहे हो। आईटीसी चैप्टर में पढ़ोगे कि जबरदस्त मरम्मत होगी आपकी। बड़ा सिंपल तरीका है, जब मैं एसी खरीदता हूं बिजनेस में, तो भैया 40,000 रुपए का एसी है, उस पर जीएसटी लग गया। अब जीएसटी का तो मैंने क्रेडिट ले लिया अपने बिजनेस में, मजे ले लिए, और 2-4 महीने देखा, उसके बाद उसको वहां से हटाया और अपने पर्सनल यूज में लेकर आ गए। ये तो गलत है। तो यहां पर आपकी मरम्मत होती है, मतलब यहां पर पिटाई होती है। पिटाई कैसे होगी? जीएसटी लगाया जाएगा, जीएसटी लगाने के लिए उसे सप्लाई माना जाएगा, सप्लाई माना जाता है। अब सप्लाई जब माना जाएगा तो ये सप्लाई किसका माना जाएगा? गुड्स का या सर्विस का? तो यहां लिखा हुआ है हम सर्विस का सप्लाई मानेंगे। रीजन ये है कि अपने आप को मैं निकाल रहा हूं, तो अपने आप में ट्रांसफर में मुश्किल हो जाएगा, तो ये गुड्स नहीं माना जाएगा, ओनरशिप मेरे पास ही रह गया, ओनरशिप मेरे पास ही रह गया, इसलिए ये सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, गुड्स नहीं। अदरवाइज आप कोई भी परिस्थिति ले लीजिए, यहां पर 3 परिस्थिति है, तो ये 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 10 हो, मतलब नहीं रहता। अगर ऐसा ट्रांसफर कर रहे हैं तो गुड्स सप्लाई है, एक को छोड़कर। तो बस एक पर ध्यान दीजिए, बाकी क्या बन जाएगा? सप्लाई ऑफ गुड्स। अगर आपको किसी ने गुड्स दिया और कहा इसके ऊपर प्रोसेस करो, इसकी पॉलिशिंग कर दो, इसकी कटिंग कर दो, जॉब वर्क लाइक, तो आप जो कर रहे हो इस गुड्स पर कार्य, वो कार्य क्या है? सप्लाई ऑफ सर्विस या सप्लाई ऑफ गुड्स? अरे सर बड़ा सिंपल है, ये तो सप्लाई ऑफ सर्विस है, हम तो सर्विस दे रहे हैं, कटिंग की सर्विस, पॉलिशिंग की सर्विस, लेबलिंग की सर्विस। तो कुछ चीजें बहुत इजी है, जहां मुश्किल है वो देख लेंगे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, सर ये तो नाम से ही बड़ा साफ हो रहा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। कुछ लग रहा है कि लाइसेंस वगैरह कुछ, बिल्कुल, सॉफ्टवेयर कुछ, बिल्कुल। तो सर इसमें क्या है, इसका क्या नियम है? अगर आपने ऑल राइट्स ट्रांसफर कर दिए तो सप्लाई ऑफ गुड्स है, अदरवाइज सप्लाई ऑफ सर्विस है। अगर आप ऑल राइट्स ट्रांसफर कर देंगे तो सप्लाई ऑफ गुड्स है, अदरवाइज सप्लाई ऑफ सर्विस है। यानी टेम्पररी ट्रांसफर है, अलाउ कर रहे हो, परमिट कर रहे हो, यूज करने दे रहे हो, तो सप्लाई ऑफ सर्विस है। ये थोड़ा मुश्किल है तो इसे रट लेंगे, बाकी सब तो हमने समझ ही लिया ना। और ये भी समझ तो रहे, समझ के रटना है। आईटी सॉफ्टवेयर, आईटी सॉफ्टवेयर, आईटी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, चाहे वो डिजाइन कर रहे हो आप, कस्टमाइज कर रहे हो आप, चाहे एडॉप्टेशन का काम कर रहे हो, या अपग्रेडेशन का काम कर रहे हो, या इनहैंसमेंट का काम कर रहे हो, या इंप्लीमेंटेशन का काम कर रहे हो, आईटी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कुछ तरीके के कार्य, ये कार्य है, ये सब सप्लाई ऑफ सर्विस है, क्योंकि आप सर्विस दे रहे हो, साफ सी बात है। सप्लाई ऑफ मटेरियल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान पूर्वक इसे समझा जाए, बड़ा खतरनाक बन जाएगा। हाँ, ध्यान से समझिए, आज की क्लास तो कंप्लीट करनी है, चाहे 1 घंटे में हो या 1 घंटे 10 मिनट में। हाँ, तो ये क्या है सर? आप लेबर मटेरियल मिलाकर सप्लाई कर रहे हो। सर उदाहरण दीजिए। अरे मैंने एक दीवार का रिपेयर करवाया ना आपसे, आपने कहा कि सामान लाके दोगे या हम ही ले आए? मैंने कहा तुम ही ले आओ, लेबर मटेरियल दोनों। समझ गए सर? और उदाहरण दो। अरे मुझे बिजली का काम करवाना था ऑफिस में, बहुत सारी वायरिंग करवानी थी, बहुत सारे ट्यूब लाइट लगवाने थे, तो मैंने जो मैकेनिक से बात किया, उसने कहा भाई साहब सामान सब ये रहा, ला के दे दो, हमारे ये पैसे होंगे। मैंने कहा सब बता, सामान भी तू ही ले, बता कितने पैसे। तो ऐसे में वो क्या कर रहा है, मुझे मटेरियल भी दे रहा है और लेबर भी दे रहा है। तो जब भी मटेरियल और लेबर मिलाकर सप्लाई किया जाए तो क्या होना चाहिए? यहां पर कानून जीएसटी में बिल्कुल अलग है, वैट में अलग हुआ करता था। जब सर्विस टैक्स था तो अलग था, यहां पर बड़ा साफ है। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंतर्गत है लेबर मटेरियल मिक्स, तो इसे वर्क कॉन्ट्रैक्ट की संज्ञा दी गई है और यह सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। लेबर मटेरियल मिक्स, ये तो समझ गए।
अगर ये इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में है तो इसे वर्क कॉन्ट्रैक्ट बोला जाएगा और इसे सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे। ठीक है, इसके अलावा किसी भी तरीके का हो, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये बिजली का काम चेंज कर देते हैं और दूसरा काम, मान लीजिए कि कार का रिपेयर कराना था, मैं मैकेनिक के पास गया, उसने कहा कि ये सब सामान लगेगा साथ में मेरे लेबर, मैंने कहा यार सब मिला के बताओ, तो उसने क्या दिया, लेबर और मटेरियल मिक्स। इमूवेबल प्रॉपर्टी को छोड़कर किसी भी प्रकार में अगर आप गुड्स और सर्विस मिलाकर दे रहे हो तो ये कंपोजिट सप्लाई या मिक्स सप्लाई में से एक माना जाएगा। और ये क्या माना जाएगा, ये हम आने वाले समय में आज ही तुरंत पढ़ने वाले हैं सेक्शन 8 में। ठीक है, तो पढ़ने वाले हैं, अभी नहीं। अगर आप किसी कार्य को ना करने के लिए राजी हो जाओ या करने के लिए राजी हो जाओ, किसी एक्ट को टॉलरेट करने के लिए राजी हो जाओ, किसी कार्य को करने के लिए राजी हो जाओ, तो इसे भी सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाता, सॉरी, इसे भी सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाता है जीएसटी में। इसके उदाहरण को तो एक ही तरीके से दिया जा सकता है कि मैंने किसी के बिजनेस को कहा कि तू इस बिजनेस को इस एरिया से लेकर निकाल, तू मत कर, भगा इसे, हटा, इस बिजनेस को तू ना कर, मैं तुझे इसके पैसे दूंगा। तो वो जो कुछ कर रहा है, जरा देखा जाए तो ये बड़ा उल्टा सेंस है, वो कुछ कर नहीं रहा, वो कुछ नहीं कर रहा है, तो कुछ ना करने के जो पैसे दिए जाएं ये सर्विस है। जैसे मान लीजिए मेरे द्वारा किसी का नुकसान हो गया बाई एक्सीडेंट या अदरवाइज, वो मुझ पर मुकदमा करना चाहता है, मैं उससे कहता हूं तू ना कर मुकदमा, मुझसे पैसे ले ले 10 लाख रुपए, वो राजी हो जाता है इस बात को। अगर वो इस बात को राजी हो गया कि मैं कुछ नहीं करूंगा, आपके कार्य को टॉलरेट करूंगा, तो ये सर्विस माना जाएगा, उसने मुझे सप्लाई किया है सर्विस, और जीएसटी में आ जाएगा साहब। जीएसटी कहता है कि थोड़ा तूने कमाया, थोड़ा हमें भी दे दे। ये वाला हिस्सा हम दोबारा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि इस हिस्से को अब अमेंडमेंट के अंतर्गत यहां से हटा दिया गया और सीधा सीधा ये कहां पहुंच गया है, 7(1) क्लॉज नंबर AA में। याद होगा आपको। अच्छा, तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब आइए आखिरी टॉपिक हम करने जा रहे हैं इस चैप्टर का, और वो आखिरी टॉपिक क्या है सर? ये टॉपिक है मिक्स और कंपोजिट सप्लाई। दो गुड्स या दो से ज्यादा गुड्स मिलाकर मैं दे रहा हूं किसी को, दो सर्विस या दो से ज्यादा सर्विस मिलाकर दे रहा हूं किसी को, या गुड्स और सर्विस को मिलाकर दे रहा हूं किसी को, तो इसे कंपोजिट सप्लाई या मिक्स सप्लाई बोलेंगे। दो में से एक में जाएगा। अगर आप तमीज से काम कर रहे हैं तो कंपोजिट सप्लाई, और बदतमीजी कर रहे हैं तो मिक्स सप्लाई। यानी आप ये जो मिला मुलू के कर रहे हैं, ये जो झोल कर रहे हैं मिलाकर, बंडल्ड इसे कहते हैं, बंडल, गठरी, आप जो दे रहे हैं उसमें गठरी है। गठरी खोला तो पता चला 2 गुड्स 1 सर्विस है, गठरी खोला तो पता चला 4 गुड्स है, गठरी खोला तो पता चला 2 गुड्स है, गठरी खोला तो पता चला 2 सर्विस है। तो ये जो गठरी आप मिलाकर दे रहे हैं, क्या राज है इसके अंदर? कहीं आप टैक्स बचाने के चक्कर में तो नहीं है? कहीं आपके द्वारा दिया गया जो 2 चीज है उसमें एक एग्जम्प्ट तो नहीं है, और आप उसे मेन दिखाकर दूसरा फ्री में दे रहे हो? मेन दिखाकर दूसरा फ्री में दे रहे हो। जैसे मैं अपने उदाहरण पर ले लेता हूं, अपने उदाहरण पर आपको समझाने के लिए मैं बोल देता हूं, ऐसा मैं करता नहीं हूं। मैं पढ़ाता हूं और किताब आपको देता हूं साथ में, है ना? मैं पढ़ाता हूं और किताब देता हूं। तो मैं पढ़ाता हूं तो किताब जो मैंने बनाया है, नोट्स जो मैंने बनाया, ये तो मैंने बनाया, तो ये तो मैं ही दूंगा ना, बाजार से तो नहीं कहूंगा आपको लेने, मैं ही दूंगा। अब मैं यहां पर 2 चीजें कर रहा हूं, एक पढ़ाने का काम सर्विस, और एक किताब दे रहा हूं। मान लीजिए फिजिकल बुक दे रहा हूं, इसमें तो फिजिकल बुक नहीं मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा। मान लीजिए फिजिकल बुक दे रहा हूं, तो फिजिकल बुक जो दे रहा हूं वो है गुड्स, बुक के ऊपर जीएसटी नहीं है, 0 है। और जो मैं आपको सर्विस पढ़ाने का करता हूं उस पर 18% जीएसटी है। अब मैं अगर कहीं बुक को फ्रंट पर ले आऊं और मैं कहूं कि भाई साहब मैं ये बुक आपको बेच रहा हूं 5,000 रुपए में, 5,000 की किताब, हाँ तो मत लो। लेकिन अगर लिया
तो क्लासेस फ्री। आप भी जानते हैं कि यहां पर फ्री कुछ नहीं हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, मैं किताब और दोनों चीज दे रहा हूं, बोलने का तरीका बदल रहा हूं। पहले ऐसे बोल रहा था कि 5,000 की क्लासेस ले लो, किताब तो साथ में देंगे। अब हम कह रहे हैं 5,000 की किताब ले लो, क्लासेस तो साथ में देंगे। बोलने का तरीका बदल रहा हूं। इससे हो ये रहा है कि मैं ये दावा कर सकता हूं कि साहब मैं किताब बेच रहा हूं और किताब के ऊपर जीएसटी नहीं है, तो जीएसटी नहीं लगना चाहिए 5,000 पर। सरकार कहती है अच्छा बेवकूफ समझ रहे हो आप, ये बंडल कर रहे हो, बंडल दो चीजों को मिलाकर दे रहे हो, ये बंडल है। और अब सरकार देखेगी कि ये बंडल नेचुरल है या जानबूझकर बनाया गया है। नेचुरल का क्या मतलब है? जहां पर मिलाना मजबूरी है, इंडस्ट्री का डिमांड है। होटल वाले सर्विस देते हैं और साथ में वहीं पर रेस्टोरेंट में आप खाते हो, तो होटल वाले दो सर्विस दे रहे हैं, एक खाने का भोजन और एक रहने का। साथ में लॉन्ड्री की भी सर्विस दे सकते हैं, आपके कपड़े वगैरह धुलवाने के लिए। 3 सर्विस हो गई, लेकिन बिलिंग एक है। मान लीजिए अगर एक बिलिंग है, जैसे आप रह रहे हो और एक टाइम का खाना फ्री है, तो खाना फ्री क्या होगा जी, बिलिंग एक हो रहा है। तो क्या ये नेचुरली बंडल्ड हो रहा है? बिल्कुल हाँ, नेचुरल है, क्योंकि आप रहोगे एक होटल में और खाने दूसरे होटल जाओगे क्या? जा सकते हो, बट नेचुरल है कि आप वहीं मिल जाए खाना, तो आपके लिए अच्छा है। तो ऐसे और भी नेचुरल बंडल हो सकते हैं, वो नेचुरली बंडल्ड हो रहे हैं, नेचुरली बंडल हो रहे हैं। अगर नेचुरली बंडल्ड आप कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो कंपोजिट सप्लाई है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, किताब साथ में दे रहा हूं, नेचुरल है। लेकिन आपको किताब बेच रहा हूं, पढ़ा साथ में रहा हूं, ये नेचुरल नहीं है। अगर नेचुरली बंडल्ड है तो इसे कंपोजिट सप्लाई माना जाता है, और अगर नेचुरली बंडल नहीं है तो इसे मिक्स सप्लाई माना जाता है। कंपोजिट सप्लाई में सरकार कहती है कि बंडल में से मुखिया को बाहर निकालिए। मुखिया मतलब जो मेन कार्य है, कोर एक्टिविटी है, मे बी वो गुड्स हो, मे बी वो सर्विस हो, मे बी वो गुड्स हो, मे बी वो सर्विस हो, तो मुखिया को बाहर निकालिए। ठीक है साहब, मुखिया बाहर निकल गए। मुखिया के ऊपर जो भी जीएसटी के प्रावधान है, जीएसटी का रेट, जीएसटी का टाइम ऑफ सप्लाई, जीएसटी की वैल्यू ऑफ सप्लाई, जीएसटी के सारे नियम कानून, वो पूरे बंडल पर अप्लाई होंगे। ये कब होगा? जब कंपोजिट सप्लाई होगा। और अगर आपने बंडल नेचुरल नहीं किया है, जानबूझकर ड्रामा कर रहे हो, बदमाशी कर रहे हो, तो सरकार कहती है इसे मिक्स सप्लाई बोलेंगे। और फिर हम इस बंडल में से मुखिया को नहीं निकालेंगे, सबसे अमीर आदमी को निकालेंगे। सबसे अमीर का मतलब है जिस पर सबसे ज्यादा रेट से जीएसटी लगता है, हम उसको ढूंढेंगे और वही रेट पूरे पर लगा देंगे। पढ़ा तो है ही ये सब आपने, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूं ये मान करके बिल्कुल भूल गए आप। ये रहा आपका कंपोजिट सप्लाई सेक्शन 213 और मिक्स सप्लाई सेक्शन 247। नेचुरली बंडल, नॉट नेचुरली बंडल, ऑल प्रोविजन रिलेटिंग टू प्रिंसिपल सप्लाई मुखिया शैल एप्लीकेबल, शैल बी एप्लीकेबल। और यहां पर क्या है कि जो हाईएस्ट रेट ऑफ जीएसटी वाला हिस्सा है वो अप्लाई होगा सब पर। ये बात सेक्शन 8A और 8B में मेंशन है। तो उम्मीद करता हूं कि आपने पहला चैप्टर अच्छी तरीके से पढ़ लिया। अब आपका कार्य है कि इसको आप रटें, एक चैप्टर पर पूरा कमांड करें। ज्यादा लंबा चौड़ा है नहीं नोट्स, अगर आप इस नोट्स से रिवाइज करेंगे तो हार्डली इट विल टेक, जैसा मैं मानता हूं, मैंने अप्लाई करवाया है बच्चों से, तो वो कहते हैं कि सर ये जो आपने पहले चैप्टर का नोट्स आपने तैयार करके दिया है और पढ़ाने के बाद अगर हम इसे रिवाइज करें, याद करें, तो सर 20 मिनट, 15 से 20 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। इसका मतलब 15 मिनट घड़ी देखकर अगर आप ये देखें तो ये सारा रिवीजन हो जाएगा। कमाल है, बिल्कुल कमाल है। अगर ये 15 मिनट में हो जाने वाली चीज है, चलिए हम इसे 20 मिनट मान लेते हैं, हम इसे आधा घंटा मान लेते हैं, आपने बहुत स्लो किया तो आधा घंटा, और हम मोटा मोटा 10 अध्याय लेकर चलते हैं अगर, और यही स्पीड से हो जाए, अगर थोड़ा बहुत प्लस माइनस दे लीजिए, तो 10 अध्याय को 30 से गुना कीजिए और देख लीजिए इतने मिनट में आप सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे। अब गजब है साहब, है ना? तो यही चाहिए बच्चों को जो एग्जाम से पहले खुद से पढ़े। ध्यान रखिएगा, ये बात बहुत जरूरी है
कि एग्जाम के ठीक पहले आप इस वीडियो से पढ़ें, उससे अच्छा है एग्जाम से ठीक पहले आप खुद से पढ़ें, खुद के नोट से पढ़ें। तो आपकी तैयारी देखते हैं ना, स्टूडेंट करते हैं, प्रयास करते हैं कि एग्जाम अगर 2 दिन बाद है, 4 दिन बाद है, तो कोई वीडियो मिल जाए, कोई मैराथन मिल जाए बड़ा, कोई दौड़ मिल जाए तो हम दौड़ लें। ये जो आप करते हो, देखो सबके अपने अपने तरीके हैं पढ़ने के, मैं किसी तरीके पर इंटरफेरेंस नहीं कर रहा, सबके अपने तरीके हैं, लेकिन मैं अपना विचार इस पे दे रहा हूं कि ये चीज उपयुक्त नहीं होता। एज ए स्टूडेंट जब आप और आगे बढ़ेंगे तो आप खुद ये फील करेंगे कि ये उपयुक्त नहीं। मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं और ये आपकी तैयारी हो रही है, ये उपयुक्त नहीं है। ये उपयुक्त बिल्कुल नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। किसी भी टीचर, कोई भी टीचर अगर पढ़ा रहा है स्टूडेंट को और स्टूडेंट उसी को लिख रहा है एग्जाम में, ये उपयुक्त है ही नहीं, कहीं से भी नहीं। ये तो मेरा है, उधार है आपके पास। जब आप खुद से मेरे पढ़ाने के बाद पढ़ते हैं, सेल्फ स्टडी, किसी भी रैंक होल्डर से आप पूछ लीजिए तो वो सेल्फ स्टडी पर जोर देता है, तो आप कहते हो यार लगता है वो दिमाग का खराब आदमी है, पागल है, या पैदा ही अजीब है, अजीब अजीब प्राणी है ये। सेल्फ स्टडी, हम तो टीचर से पढ़ पढ़ के नहीं कर पा रहे हैं, वो सेल्फ स्टडी, ठग रहा है, झूठ बोल रहा है। नहीं नहीं, आप सेल्फ स्टडी का मतलब समझिए। टीचर से में भी उन्होंने भी पढ़ा है, कहीं ना कहीं से मदद तो ली होगी, पढ़ाई तो हुई है समझने के लिए, लेकिन जब तैयारी आप करेंगे तो आप अच्छा स्कोर करेंगे, अदरवाइज स्कोर अच्छा नहीं होगा। सत्य है कड़वा। तो एग्जाम से पहले जो आप मैराथन और कोई दूसरे रिवीजन वगैरह को देखने का प्रयास करते हैं, वो थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल है, वो ठीक नहीं है। आप अभी करो, अभी पढ़ो, अभी रटो, और इतना रटो, इतना पढ़ो कि आपके पास वो टेक्निक हो जाए कि 15 मिनट में एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया हमने। यही टेक्निक आपको एग्जाम से पहले अच्छे स्कोर दिलवाएगा। चलिए, गुड बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए चैप्टर के साथ।